कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को कर रहे हैं ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी भारत आजादी के समय पर कैसा था। भारत आजादी के समय पर कॉलोनियल पीरियड या ब्रिटिश रूल के अंडर था, सबको पता है 1947 में, तो अंग्रेज हमारे लिए छोड़ के क्या गए, यही चैप्टर है बेसिकली। तो जिस समय पर हम आजाद हुए उस समय पर अगर हम आज की बात करते हैं तो हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं डेवलपमेंट के इंडियन इकोनॉमी के अंदर। पहला प्राइमरी सेक्टर जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, और तीसरा होता है टर्जरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो उस समय पर हमारे पास एग्रीकल्चर, हमारी एग्रीकल्चर कैसी थी, हमारी इंडस्ट्रीज कैसी थी, या हमारी जो सोसाइटी के अंदर बैंकिंग सिस्टम था, पैसा था, जो भी प्रोसेस होता था वो कैसा था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, हमारी जनसंख्या कैसी थी, जनसंख्या के अंदर मेल फीमेल कैसे थे, इसके बारे में सारा हम चैप्टर पढ़े। कब की बात करें, 1947 की, 1947 की, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय पर अंग्रेज हमें देके क्या गए थे, हमारे लिए छोड़ के कैसा भारत गए थे। क्योंकि अगर आपने सुना हो तो भारत को बोला जाता है सोने की चिड़िया, तो आज की डेट में सोना कहाँ है, तो वही सोना कहाँ है उसी को तलाशेंगे हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली। क्लियर हुआ? तो वी आर सपोज टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में बना रही हूँ। फर्स्ट बना रहे हैं हम इसमें कि आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और जो आपका फॉरेन ट्रेड है उससे रिलेटेड है। दूसरा पार्ट जो बनेगा उसके अंदर रेस्ट जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रह जाएगा, डेमोग्राफिक कंडीशन रह जाएंगी, बाकी जो डेवलपमेंट रह जाएंगे वो सब हम सेकंड चैप्टर में कवर करेंगे। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हुए बता रहे हैं, जिससे वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए छोटे छोटे पार्ट में दो कि आपको जब भी टाइम मिले तो आप खोल के उसे देख सकते हो। हम यहाँ पर अगर चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर, ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस यानी आजादी के समय पर भारत की एग्रीकल्चर कैसी थी। वह भारत की एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, क्योंकि भारत एक मॉनसून प्रधान, एक कृषि प्रधान कंट्री रहा है, जिसकी जनसंख्या 74% से ज्यादा इस समय पर एग्रीकल्चर में थी। जब अंग्रेज भारत के अंदर आए तो ऑलमोस्ट सारी जनसंख्या, और हम ये कह सकते हैं कि 84% जनसंख्या जो थी वो किसमें लगी हुई थी। आपको डेटा बड़े आसानी से याद कर सकते हो कि जब अंग्रेज भारत में आए तो 84% थी, जब अंग्रेज भारत से गए तो 74% के आसपास रह गई। फिर उसके बाद अगर हम आज की बात करते हैं तो 54% जनसंख्या आज भी एग्रीकल्चर के अंदर लगी है। ठीक है, तो ये डेटा आप रख सकते हो। अब यहाँ पर चेंजेस क्या थे कि आखिर एग्रीकल्चर के ऊपर ब्रिटिश पीरियड का या कॉलोनियल पीरियड का क्या इम्पैक्ट पड़ा। भारत के अंदर इतनी एग्रीकल्चर होने के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट थे, यानी हमारे पास इतना क्रॉप था कि हम खा सकते थे, और इसी क्रॉप को हम डिवीजन में कर देते हैं कि आज अगर हम बोले तो आज हमारी ये कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली वालों को एग्रीकल्चर में नहीं लगाना चाह सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे इनकम कम है। लेकिन अगर इनकम का पैटर्न, अगर एग्रीकल्चर के पैटर्न को समझ लिया जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां से हाईली लेवल ऑफ इनकम ले रहे हैं। भारत का एग्रीकल्चर हमेशा से वीकर पॉइंट क्यों रहा है, उसका 2 रीजन है। पहला रीजन है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा रीजन जो सबसे मेन रहता है वो है भारत का मॉनसून, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर ज्यादातर मॉनसून बेस्ड है। दिस इज द मेन रीजन। अब आ जाते हैं वापस ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस पे कि आखिर हमारी जो फूड क्रॉप थी वो हमारे लिए सफिशिएंट थी, यानी वी वर सेल्फ रिलायंट बिफोर कॉलोनियल पीरियड। लेकिन कॉलोनियल पीरियड के आने के बाद भारत क्यों दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हो गया था, क्यों कॉलोनियल पीरियड में हमें बाहर से खाना पीना, जो हमारा एडिबल आइटम्स है वो हमें लेने पड़ रहे थे एग्रीकल्चर के लिए, हमें बाहर से लेना पड़ रहा था। उसका रीजन था, पहला जो रीजन था वो था कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों थी? क्योंकि भारत एक मॉनसून प्रधान देश था, यानी मॉनसून अगर एवरेज से अच्छा है तो फसल भी एवरेज से अच्छी रहेगी, मॉनसून अगर एवरेज से कम है तो फसल भी कमजोर हो जाएगी। टेक्निकल डेवलपमेंट भारत के अंदर था ही नहीं, तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जैसी चीजें लोगों को ज्यादा इस्तेमाल करनी नहीं आती थी, ना के बराबर थी। लोग जो थे वो नीम का तेल इस्तेमाल करते थे बेसिकली कि कीड़ों को मारने के लिए। तो उनके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ना होने की वजह से इकोनॉमी जो है वो कभी भी डेवलप नहीं हुई। पैसा जो था, जो आपकी एग्रीकल्चर थी वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव कभी भी नहीं हो पाई। तो भारत के अंदर कॉलोनियल डेवलपमेंट का जो पहला रीजन था वो था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लेकिन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी किस लिए थी? पहला मॉनसून बेस, दूसरा फाइनेंस की कमी, तीसरा टेक्नोलॉजिकल वीकनेस थी सारी। तो इस वजह से जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं आ पाया। उसी का रीजन के हिसाब से अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो हाई लेवल ऑफ द वल्नरेबिलिटी अगेन सेम बात करते हैं रेनफॉल की, कि अगर एवरेज से ज्यादा रेनफॉल है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो वल्नरेबल था। क्यों था?
भैया बारिश होगी, रेनफॉल ज्यादा हो जाएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, अगर बारिश कम है, रेनफॉल कम है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। यही है हाई डिग्री ऑफ द वल्नरेबिलिटी, यानी कि हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो वल्नरेबल थी टू द रेनफॉल। नेक्स्ट आ जाएगा अ वेज बिटवीन द ओनर एंड टीलर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जमीन का मालिकाना जो हक है, एक जमीन है, उस जमीन का मालिकाना हक है ए के पास, जिस पर बी सी डी को बोल दिया जाता है कि हम आपको ये जो जमीन दे रहे हैं वो तुम्हें खेती करने के लिए दे रहे हैं। तो मालिक कौन है? ए। खेती करने के लिए किसे दे दिया? बी सी डी। अब यहाँ पर जो ये टिलर थे, जो खेत जोतने वाले थे, जिनको जोतदार बोला जाता है, वो खेती कर रहे हैं लेकिन दूसरे की फील्ड पे कर रहे हैं। अब उन्हें है क्या? पहली चीज है फसल कितनी भी हो उन्हें जो ओनर है उसको पैसा देना ही देना है। दूसरा, जो कि वहां पर इस समय पर जमींदारी सिस्टम था तो जो पैसा आएगा उसमें से जमींदारों को देना ही देना होगा। जमींदार ज्यादातर अपॉइंट किए गए थे। जो हम परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम आगे करेंगे, अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों को अपॉइंट किया गया था टैक्स की उगाही करने के लिए। इसका मतलब है जो भी प्रोडक्शन होगा उसका एक अमाउंट जो जाने वाला है वो किसको जाने वाला है? अंग्रेजों को जाने वाला है। यानी टोटल उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन टिलर के पास रहना ही नहीं था। तो इस वजह से जो टिलर थे वो इस पे अच्छे से काम नहीं करते थे, या इन टिलरों को सिर्फ मजदूरी की तरीके से मिलती थी, या ये टिलर जो थे क्योंकि इनके अपने खेत नहीं थे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि एग्रीकल्चर का उत्पादन कितना होना है, क्योंकि इन्हें जनरली बंधक मजदूरों की तरीके से लिया जाता था कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका एक हिस्सा जो है वो तुम्हें दे दिया जाएगा। एंड विच क्रिएट अ ह्यूज वेजेस बिटवीन ओनर एंड टिलर। और हमेशा से जमींदार या हम कह सकते हैं ओनर और टिलर्स के बीच में हमेशा से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिले थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटिंग लैंड होल्डिंग। अब अनइकोनॉमिक और फ्रेगमेंटिंग लैंड, पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रेगमेंटेड का। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है फैली हुई। फैली हुई क्या थी? छोटे छोटे टिलर, छोटे छोटे लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, जिनकी जो जमीन थे, एक जमीन का टुकड़ा इस जगह पर है, दूसरी जमीन का टुकड़ा उस जगह पर है। यहाँ पर जब अंग्रेज यहाँ पर छोड़ के गए तो जमीन जो थी वो हिस्सों में बटी हुई थी। क्यों बटी हुई थी? उसका रीजन भी बहुत बड़ा है, जमींदारी सिस्टम। एक व्यक्ति है, उसके पास सपोज करो 10 हेक्टेयर जमीन है, उसने जमींदार से लोन लिया। जमींदार ने बोला कि अच्छा अगर आप इसका लोन वापस नहीं कर पाते हो, प्रिंसिपल अमाउंट या टैक्स अगर जो आपका इंटरेस्ट है वो वापस नहीं कर पाते हो, तो आपकी जमीन का एक हिस्सा टुकड़ा जो वो मैं ले लूंगा, दूसरे से भी ये टुकड़ा मैं ले लूंगा। तो जो जमीन थी उन जमीनों में से छोटे छोटे बीच के टुकड़े जो थे, मे भी पूरी जमीन और मे भी छोटे टुकड़े, वो छोटे छोटे टुकड़े किसके पास चले गए? जमींदारों के। तो इस तरीके से जो पूरी लैंड होल्डिंग थी वो बहुत सारे डिवीजन में बट गई। लोगों के पास जो टिलर से या छोटे जो आपके फार्मर से, उनके पास जो जमीन थी वो टुकड़ों में थी, वो बड़ों में नहीं थी। यानी एक एक्वायर, अगर आप अमेरिका के अंदर देखोगे, यूरोपियन कंट्री के अंदर देखोगे, वहां पर जो फार्मर्स होता है वो बहुत रिच होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं एशिया की कंट्री के अंदर जो फार्मर्स होता है वो सबसे गरीब होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें भारत की, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि अगर यूरोपियन कंट्री की तरफ नजर डालते हैं तो वहां पे सरकार की तरफ से किसानों को प्रोटेक्शन दी जाती है कि उनकी जमीनों के पार्टीशन ना हो, और जब जमीन पार्टीशन में नहीं होगा तो जमीन का एक एक्वायर्ड लैंड होगा जिस पर खेती करना सस्ता हो जाता है, और सस्ती खेती की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए वहां के जो जमींदार है या वहां के जो फार्मर्स हैं वो रिच होते हैं, जबकि हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो पुअर होते हैं, वो गरीब होते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी लैंड पर खेती कर रहे हैं और उनका खर्चा, उनकी कॉस्ट ज्यादा आती है, और उन कॉस्ट को पूरा करने के लिए वो लोन के कर्ज के अंदर लोन में दब जाते हैं बेसिकली। चाहे वो लोन प्राइवेट सेक्टर से ले या गवर्नमेंट सेक्टर से ले, दे आर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन, क्योंकि उन छोटे टुकड़ों पर वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर ही नहीं पाते हैं। तो फर्स्ट हो गया ये। सेकंड, इसी से रिलेटेड अब आपको पता चल गया होगा अनइकोनॉमिक क्या है। अनइकोनॉमिक है कि उनके पास एक तो लैंड छोटी, दूसरा उनके पास पैसा ही नहीं है, दूसरा उनके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है कि वो उस छोटी लैंड के ऊपर भी खेती कर ले, तो उन्हें वो छोटी लैंड का भी हिस्सा जो होता था वो जमींदारों के पास रखना होता था। तो यहाँ पर उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी। इस समय पर जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बेटा रेवेन्यू का मतलब जो होता है वो होती है इनकम। जब हम लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं इसका मतलब है लैंड पे लिया जाने वाला टैक्स। क्लियर हुआ? ये सिस्टम ब्रिटिश सरकार द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। क्या नाम बोला मैंने? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये क्या था? ये था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। क्या बोलेंगे? परमानेंट सेटलमेंट
सिस्टम। और ये है क्या बेसिकली, ये है आपका स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, अब ये स्थायी बंदोबस्त था क्या? स्थायी बंदोबस्त था कि यहाँ पर सरकार की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जमींदारों को अपॉइंट कर दिया गया था कि वो जो भी लैंड है उन लैंड में जिस पर्टिकुलर हिस्से में वो रह रहे हैं, तो गांव के अंदर जमींदारों को अपॉइंट कर दिया गया कि जो फार्मर्स हैं उनसे एक पर्टिकुलर अमाउंट में आप टैक्स लोगे, और ये टैक्स 20% से लेके 50% का टैक्स हुआ करता था। यानी जितना भी प्रोडक्शन होना, जितने लैंड है, प्रोडक्शन पे नहीं, जितनी लैंड है उस लैंड पे जितना भी प्रोडक्शन होगा उसमें से आपका 20% से लेके 50% तक का जो टैक्स है वो लिया जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा किसानों का शोषण हुआ और किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा पुअर होती चली गई। इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस, इसी को कहा जाता है बेटे जमींदारी सिस्टम। इसी को कहा जाता है जमींदारी सिस्टम। यानी यहाँ पर जमींदार रखा दिया, एक गांव का एक रसूखदार, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को जमींदार बना दिया कि भाई आप टैक्स इकट्ठा करो। अब जमींदार जो थे वो लालची होते चले गए और उन्होंने लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया। उस पैसे से अब जो वो टैक्स इकट्ठा करते थे, कुछ पार्ट उनको उसको अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को देना होता था, कुछ पार्ट वो अपने लिए रखने लगे, लेकिन वो पार्ट अपने लिए जो रखते थे वो ज्यादा होने लगा। अब जब भी, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू तो लिया जा रहा है, लैंड रेवेन्यू तो लिया जा रहा है, लेकिन किसानों को बेनिफिट नहीं दिए जा रहे हैं, किसानों को फायदे नहीं दिए जा रहे हैं। अब किसानों को फायदे देने के लिए, क्योंकि उनको पास पैसा तो है नहीं, तो किसानों को कहाँ आना पड़ेगा, जमींदारों के पास, जमींदारों से लोन लेंगे। अब जमींदारों ने उनकी जमीनों को हथियाना शुरू कर लिया। तो लैंड सेटलमेंट दो तरीके से यहाँ पे नुकसानदेह हो गया। पहला क्या, पहला ये कि जमींदार जो टैक्स अंग्रेजों के बिना पर इकट्ठा कर रहे थे उसका अमाउंट अपने आप बढ़ा लेते थे अपने प्रॉफिट के लिए। दूसरा, क्योंकि उनके पास पैसा इकट्ठा होता चला गया एज अ टैक्स, एज अ रेवेन्यू, और उसी पैसे को वो उन लोगों को लोन देते थे और लोन ना पे करने की स्थिति में वो उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेते थे। तो ये दोहरा नुकसान झेल रहे थे किसान और हमारी एग्रीकल्चर बेसिकली। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। जिस समय पर अंग्रेज भारत के अंदर आए तो हमारे यहाँ पर केवल और केवल फूड क्रॉप्स हुआ करती थी। फूड क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, फूड क्रॉप्स का मतलब होता है ऐसा खाना जो हमें, जैसे धान हो गया आपके, धान मतलब चावल, चावल हो गए आपके, गेहूं हो गए, दालें हो गई, तिलहन हो गया, ये हम उगा रहे थे, ये उगा रहे थे और अपने लिए सफिशिएंट था। खेती का मतलब यही होता है कि हम लोग उगा रहे हैं और अपने लिए सफिशिएंट होता है। जैसे तुम लोगों में से जो जो गांव वाले हैं वो अपने आप में कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे कि ये बताइए कि किसके यहाँ पर खेती होती है और अपने घर का ही अनाज खाया जाता है या उगाया जाता है। क्योंकि अगर आपके यहाँ पे अनाज जो है अपना इस्तेमाल किया जाता है तो आप बाहर जाकर उसका ज्यादा मूल्य नहीं देते हैं। हालांकि जो अनाज आपने उगाया है या इस्तेमाल किया है वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है क्योंकि गुड्स है, लेकिन फिर भी आप में से कितने लोग हैं जो अपने यहाँ से ही लेते हैं, कम से कम उनको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पर सेम चीज है कि यहाँ पर चेंज कर दिया गया, फूड क्रॉप्स को कन्वर्ट कर दिया गया था कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर फोर्स के द्वारा। यानी अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि आप केवल फूड क्रॉप्स नहीं करेंगे बल्कि कमर्शियल क्रॉप का भी उत्पादन करेंगे। कमर्शियल क्रॉप का मतलब हो गया कि कमर्शियल क्रॉप में यहाँ पर क्या करेंगे कि वो गन्ना उगा रहे हैं, शुगर केन उगा रहे हैं, वो पटसन उगा रहे हैं, जूट उगा रहे हैं बेसिकली, वो कॉटन उगा रहे हैं बेसिकली, और सबसे इंपॉर्टेंट, इनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इनको फोर्स किया गया कि ये इंडिगो की खेती करेंगे, नील की खेती करेंगे, जो कि एक नेगेटिव असर दिखाता था किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो फूड क्रॉप से इनको कमर्शियल क्रॉप्स पर भेजा जाता था। अब यहाँ पर था क्या, यहाँ पर अंग्रेजों ने कुछ पार्ट जो था वो फूड क्रॉप्स के जो खेत थे जहां अच्छी फसल होती थी उस पर अपना कंट्रोल कर लिया, जिससे अब फूड क्रॉप के ऊपर यानी फूड के ऊपर सारा का सारा कंट्रोल हो गया अंग्रेजों का। बाकी जो लोग थे उनको कमर्शियल क्रॉप करने के लिए बोला गया। अब वो कमर्शियल क्रॉप कर रहे हैं, वो कॉटन उगा रहे हैं, वो जूट उगा रहे हैं, वो इंडिगो उगा रहे हैं। अब इंडिगो से पेट तो नहीं भरेगा। अब यहाँ पर अंग्रेज क्या करते थे, उनसे कमर्शियल क्रॉप उगवाई। यहाँ पे दो नुकसान, पहला उनके पास खाने के लिए नहीं है तो खाना खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे, वो अंग्रेजों के पास, तो अंग्रेज उन्हें खाना किस पे दे रहे हैं, महंगे रेट पे। दूसरा, वो जो सामान उन्होंने बनाया वो उनके लिए वेस्ट है क्योंकि वो इतने जूट का नहीं कर सकते, उनके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है। भारत का हैंडीक्राफ्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सारे कॉटन को एक्वायर कर ले या इंडिगो को एक्वायर कर ले। इंडिगो का यूज बहुत बड़े लेवल पर भारतीय लोगों को नहीं आता था। तो यहाँ पर दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो सामान वो खरीद रहे थे, जो उनसे बोला गया कि तुम इंडिगो की खेती करोगे, जो इंडिगो है
वो कहते हैं कि इंडिगो जो पत्ते हैं, एग्रीकल्चर है, वो सस्ते रेट पे, क्योंकि इससे तो हमें जब हमें कलर बनाना होगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो उनसे सस्ते रेटों पर एक तरीके से रॉ मटेरियल के तरीके से खरीदते थे। तो किसानों को यहाँ भी दोहरा नुकसान होता है। पहला नुकसान जो हुआ वो ये हुआ कि वो खुद के पास खुद ही अपने खाने के लिए मोहताज हो गए। दूसरा, उन्हें अपना जो भी प्रोडक्ट बनाते थे उन्हें सस्ते दाम पर बेचना जाता था, क्योंकि वो इनपुट्स के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर काउंट किया जाता था। कंसेप्ट क्लियर हो बेटा सारा? उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ये सारा हो गया आपका एग्रीकल्चर की क्या क्या इफेक्ट हुआ आपका ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस पे, ब्रिटिश रूल का क्या क्या इफेक्ट हुआ है एग्रीकल्चर के ऊपर। ये कब तक रहा? जब तक हम आजाद नहीं हो गए हैं। आजादी के बाद बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हम दूसरा टॉपिक इसी के अंदर कर रहे हैं, जो टॉपिक है आपका इंडिपेंडेंस के समय पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था। जो हमने एग्रीकल्चर, बेटा एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, उसी रॉ मटेरियल को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं आउटपुट में, तो उसी को इंडस्ट्री कहा जाता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण यानी उद्योग है। उद्योग भारत के अंदर जो थे वो थे हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प। ये लोग जितने भी हमारे भारत के अंदर थे, अगर हमारा खाना बनता था, हम चक्की से आटा पीसते थे, हम जो हमारे हैंडलूम थे उनसे हम कपड़ा बनाते थे। बेसिकली जो भी हमारी दालें थी या चावल थे उनको हाथ से हम साफ करते थे। अब ये सारा का सारा जो उद्योग था, हमारे यहाँ पर जूट के बैग हाथ से बनाए जाते थे, हमारे टोकरियां बनाई जाती थी, बेसिकली हमारे बर्तन के, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जिनको आवे में पकाकर, जैसे कुल्हड़ आप यूज करते हो आज की डेट में। तो ये सारे का सारा जो हम यूटिलाइज कर रहे थे, ये सब हैंडीक्राफ्ट में। अगर आपकी ज्वेलरी बन रही है तो मशीनों से नहीं बनती थी। आज की डेट में तुम बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी देखते हो, जरकन की अलग अलग, तो वो सारी मशीनों की बन रही है। लेकिन पहले क्या होता था, वो हाथ से, अगर डायमंड की भी ज्वेलरी है तो वो किससे बनाएंगे? हाथ से बना रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता था। अब जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो हमारा सबसे पहले कि हैंडीक्राफ्ट हमारा इफेक्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारा हैंडीक्राफ्ट से लोगों को निकाल दिया गया, उन्हें जबरदस्ती पावरलूम में लगाया गया, उन्हें जबरदस्ती दूसरे कामों में लगाया, उन्हें जबरदस्ती इंडिगो की खेती में लगाया गया, और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता गया, क्योंकि उस मैन पावर को शिफ्ट कर दिया गया, डिफेंस के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट हमारा लगातार डिक्लाइन हुआ। दूसरा हैंडीक्राफ्ट कैसे डिक्लाइन हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पर पहली बार मशीन से बने हुए कपड़े आए थे, जो हमारे हाथ से बनी हुई चीजों के मुकाबले में बहुत ज्यादा सस्ते हुआ करते थे। कपड़े हो गए, डिजाइन हो गए, बैग्स हो गए, तो वो जब सस्ते थे तो लोग, सीधी सी बात है, आज भी हम मार्केट में जाते हैं, अगर हमें अच्छी चीज अच्छी क्वालिटी की सस्ते में मिल रही है तो हम रफ चीज महंगी में क्यों लेंगे? इसी वजह से हम खादी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं। आपके खद्दर के कपड़े आते हैं, खादी के कपड़े आते हैं, हाउ मेनी ऑफ वी हैव? खादी के कपड़े सबके पास कितने होते हैं? और आप जाके देखो मशीन के कपड़े हम लेते हैं, क्यों? क्योंकि खादी का कपड़ा जो होता है वो कॉस्टलियर पड़ता है अदर देन योर मशीन मेड गुड। तो हम हौजरी के कपड़े हो गए, मशीनों के कपड़े हो गए, वो हम ज्यादा लेते हैं विदाउट इसकी परवाह किए कि भारत में बने हुए हैं या भारत से बाहर बने हुए हैं। एट द सेम टाइम आज जब हम एजुकेटेड सोसाइटी में बैठे हुए तो हम ऐसा कर रहे हैं, जब हमें पता है कि बहुत सारी चीजें चाइना से, अमेरिका से, फ्रांस से, सबसे आ रही हैं, इटली से आ रही है, फिर भी हम ले रहे हैं। लेकिन उस समय पे तो लोगों को नॉलेज ही नहीं थी, लोगों को तो ये लगता था कि बिक रहा है, केवल हम ले लेते हैं। तो धीरे धीरे नॉलेज हुई, इसके लिए भी विद्रोह हुए, इसके लिए बहिष्कार हुए, तो हमारा क्या हुआ? हैंडीक्राफ्ट हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशनरी टैरिफ पॉलिसी। बेटा टैरिफ का मतलब होता है वो टैक्स जो बाउंड्री को बदलने की वजह से लगेगा। इसका मतलब है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब कोई टैक्स लगाया जाता है तो उसे हम टैरिफ कहेंगे। टैरिफ के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगने वाला जो टैक्स था अंग्रेजों के द्वारा, वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था। यहाँ पर जो स्टेट, जहां पर जिन जगहों पर अंग्रेज ज्यादा मात्रा में रहते थे उन पर टैक्स कम होता था, जहां पर हिंदू लोग ज्यादा रहते थे वहां पर टैक्स ज्यादा होता था। इसी तरीके से जब हम कोई चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल का, तो जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हम आपकी चीजें खरीद रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ज्यादा। जब हम चीजें अपनी मंगा रहे हैं तो कह रहे हैं हमने मैन्युफैक्चरिंग किया और मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स के ऊपर जो टैक्स होता है वो ज्यादा लगता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी। इसका मतलब है दोनों ही सूरत में भारत से बाहर ड्रेन वेल्थ हो रहा था, भारत से बाहर पैसा जा रहा था। तो इसकी वजह से भी हमारा जो बिजनेस था वो पूरी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या हो गया? फ्लॉप हो गया, क्योंकि भारत की चीजें इतनी ज्यादा कॉस्टलियर हो गई, कोई और देश लेना ही नहीं चाहता था। और यही इसका फायदा जो उठाया वो अंग्रेजों ने, कि वो अपने ही यहाँ पर हमारा सारा का सारा सामान जो था वो अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट करता रहा भारत से, और जो सस्ते रेट पर होता था। नेक्स्ट आ गया डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट। अगर इंडस्ट्रियल से रिलेटेड कोई भी मैटर होता था प्रीवियसली, तो जितने भी भारत के अंदर बेटा उस समय पर सारे राजे रजवाड़े थे, जिस समय पर भारत के अंदर अंग्रेज आते हैं,
और इन राजे रजवाड़ों के बीच में अगर कहीं पे भी कोई भी लेन देन या साहूकार के बीच में, बनियों के बीच में, ट्रेड है, व्यापारियों के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता था तो राजा की कोर्ट होती थी और उस कोर्ट के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन के फैसले हुआ करते थे, यानी इंटरनल मैटर को सुलझा लिया जाता था। इस समय पर क्या हुआ, जब ये आए तो इन्होंने सबसे पहले आके 1773 तक आते आते इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी, इन्होंने हाई कोर्ट की स्थापना कर दी बांग्लादेश के आसपास, इन्होंने अलग अलग जगह पर हाई कोर्ट्स बना दिए और जहां पर इन्होंने बोला कि जो भी बाहर की कंट्री के साथ जो भी व्यापार के, ट्रेड के जो भी फैसले होंगे वो राजा महाराजाओं के बीच में या राजा महाराजाओं की कोर्ट में नहीं होंगे, बल्कि ये जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कोर्ट है वहां पर ये फैसले होंगे। और अगर तुम अपने घर में अपने फैसले कर रहे हो तो तुम पॉजिटिवली लोगे, तो अंग्रेजों ने अगर इनके फैसले अपने आप लिए तो वो फैसले किसके हक में होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दो। आई थिंक इतना समझ ही गए होंगे कि उनके ही हक में होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट। ये अभी भी मैंने जैसे एग्जांपल आपको दिया है खादी के बीच में और प्रोडक्शन के और मशीन मेड गुड के बीच में, कि हमारी खादी या हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो मशीन मेड गुड्स के साथ कंपटीशन में कहीं था ही नहीं, एग्जिस्टेंस तो तब करता है ना। आज भी हम बहुत ज्यादा सफर करते हैं, आज भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने हैंडीक्राफ्ट को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि हम मैक्सिमम चीजें हैं। अब आप खुद ही देख लो, चाहे मेरे कपड़े देख लो, अपने देख लो, दोनों के ही क्या होंगे। आप जो सारे बैठे हुए भी हो, जो उधर बैठे हुए, तो सारे सबके कपड़े जो भी पहने बैठे हो, जहां बैठे हो, जो भी मैक्सिमम वो सब मशीन मेड होंगे। तो यही था कि इसका मशीन मेड गुड्स का कंपटीशन हैंडीक्राफ्ट से नहीं हो पाता। उसका रीजन है क्योंकि हैंडीक्राफ्ट महंगा हो जाता है, उसमें मैन पावर ज्यादा लगती है। नेक्स्ट आ जाएगा न्यू पैटर्न ऑफ द डिमांड। अब यहाँ पर भारत के अंदर डिमांड का पैटर्न भी चेंज हो रहा था। डिमांड का पैटर्न मशीन मेड गुड की जो डिमांड थी वो ज्यादा आती जा रही थी, जो चीजें फर्निश वाली थी उनकी ज्यादा आती जा रही थी। इंपोर्टेड गुड्स की तरफ से भारत जो था वो ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। जो यहाँ की जनसंख्या थी वो जो इंपोर्टेड गुड्स थी उनको लेना चाहता था, इस्तेमाल करना चाहता था। यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा जो भी मार्केट के अंदर प्रोडक्शन हो रहा था उस प्रोडक्शन को वो एनालिसिस करता था कि कौन सी ज्यादा बेहतर है, और वो अब चेंज हो रहा था ये पैटर्न। तो डिमांड में भी चेंज हो गया, एजुकेशन की डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी, सोसाइटी के अंदर अब रेलवे चल गई थी तो उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी, सोसाइटी के अंदर अपने आप को डेवलपमेंट करने की डिमांड, ज्यादा बेहतर दिखाने की, जैसे हैट पहनना अपने आप में एक शोकेस होता था तो वो चल गया था। तो इस वजह से डिमांड में परिवर्तन आ जाता था। पहले लोगों को क्या चाहिए था, भैया 2 जोड़ी कपड़े, एक कुर्ता, एक धोती और 2 वक्त का खाना। लेकिन अब अंग्रेजों के आने की वजह से बहुत सारे डिमांड के अंदर पैटर्न पूरा चेंज हो चुका था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे। अगर हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर या भारत के अंदर अंग्रेजों के समय की बात करें और अंग्रेजों के आने की, अंग्रेज आ गए थे हमारे देश के अंदर 1600 में, और तब से लेके 1853 1853 ऑलमोस्ट 250 साल बाद सिर्फ एक बेहतर चीज जिसको मैं कहूंगी कि भारत के अंदर लाई गई, और वो चीज लाई गई रेलवे, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन में मान के चलती हूँ। और कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती अंग्रेजों की तरफ से और बहुत एक इंपॉर्टेंट अच्छी चीज भारतीयों के लिए गलती से उनसे हो गई। हालांकि उन्होंने रेलवे की जो स्थापना की थी वो अपने बेनिफिट के लिए की थी, लेकिन इसका फायदा बेशक ही भारतीयों को भी बहुत ज्यादा मिला, और वो था रेलवे 1853 में, जिसने सिर्फ व्यापार को नहीं बढ़ाया बल्कि रीजनल कनेक्टिविटी कर दी, जिसकी वजह से लोगों को ये समझ में आया कि आखिर हमारे देश की तरक्की हो तो रही है लेकिन क्यों रुकी हुई है, क्यों हमारे साथ शोषण हो रहा है, क्यों हमारा पैसा बाहर जा रहा है। क्योंकि रेलवे के अंदर जब लोग आए, इंट्रोडक्शन हुआ, तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे थे, लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे, एंड देन दे आर गोइंग टू इन्फॉर्म, कि उनको समझ में आ रहा था कि भारत की तरक्की उस लेवल पे हो ही नहीं रही है जैसे दुनिया की हो रही है, और ये कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए 1857 का कारण भी बनता है। आई होप ये सारे के सारे पैरामीटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं लास्ट टॉपिक है आज का, वो है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड है क्या, ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस भारत का ट्रेड दूसरे देशों के साथ किया था। बेटा ट्रेड के लिए यहाँ पर 3-4 आपके टॉपिक आ जाते हैं। पहला आ जाएगा कि भारतीयों के पास जब ट्रेड के लिए आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी के रूप में आई थी और वो ट्रेड कर रही थी भारतीयों के साथ। धीरे धीरे उसने फैक्ट्रियां अपनी बनानी शुरू करी भारत के अंदर। फैक्ट्रियां बनाने के साथ साथ उसने पूरे सदर्न भारत के अंदर यहाँ तक कि बंगाल तक कैप्चर कर लिया, और आते आते 1813 तक, कहां तक बोला मैंने, 1813 तक, 1813 एक ऐसा ईयर है जहां तक जाते जाते केवल यहाँ पर चाय को और चाइना के साथ व्यापार, यानी भारत चाय का व्यापार किसी देश के साथ कर सकता है और चाइना के साथ फ्री ट्रेड कर सकता है। बाकी सारा ट्रेड केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही भारत कर सकता था।
ये यहाँ पर 1813 में हो गया, यानी कि सारे देशों के साथ व्यापार कर ही नहीं सकता था भारत। सारी की सारी जो ट्रेड की पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक्यूमुलेट हो गई थी। इसी तरीके से मैं बात करूंगी आगे की 1833, इसका जो नेक्स्ट ईयर निकल के आता है 1833 वो साल था जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर कि अब कोई भी व्यापार जो भारतीयों का होगा, यहाँ एक चार्टर पास होता है, एक ऑर्डर पास होता है, और अब ये बोल दिया गया कि भारत बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के पूछे कोई भी ट्रेड किसी भी कंट्री के साथ नहीं कर सकता है। ये बना 1833 के अंदर। ये हुआ जो इनका ऑर्डर आया कि फॉरेन ट्रेड किस तरीके से रिफ्लेक्ट, इसका मतलब है पूरा ट्रेड जो है अब एक तरीके से कॉलोनियल या ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुका था। यानी अब भारत कोई ट्रेड किसी कंट्री के साथ बिना पूछे नहीं, यानी सारा ट्रेड जो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही दूसरे देशों के साथ करेगी। इसका मतलब है सारा जो फायदा होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा। अगर हमने भारत के नाम पर, अब क्या किया जाता था, जो ब्रिटेन था बेसिकली वो बहुत सारी चीजों को दूसरी कंट्रियों से मंगाता था, लेकिन वो किसके नाम पे मंगा रहा है? भारतीयों के नाम पर। भेज कहाँ रहा है? यूरोप में भेज रहा है। पैसा कौन देगा? भारत देगा। समझ में आ गया? तो भारत क्या हुआ? वीकर सिचुएशन में आता चला गया। दूसरी चीज जो इन्होंने किया, जितना भी ट्रेड ब्रिटेन के साथ इनका किया जाता था, जो ये एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था वो होता था रॉ मटेरियल का। किसका होता था? रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल पे दिया जाने वाला टैक्स जो था वो कह रहे हैं भैया हम तुम्हारा रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तुम्हें बना के चीजें देंगे तो तुम्हें रॉ मटेरियल हमें सस्ते रेट पे देना पड़ेगा। तो ये हमसे सस्ता रॉ मटेरियल खरीदते थे और उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, यानी कपड़ों में, ज्वेलरी में, बैग्स में, शूज में, उनमें कन्वर्ट करके दे रहे थे। और ये कह रहे थे कि हम तुम्हें कन्वर्ट करके दे रहे हैं तो हम जो रेट दे रहे हैं उसी पे तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तो जो फिनिश गुड थी वो क्या होता था? फिनिश गुड भारत इंपोर्ट करता था, तो यहाँ पर क्या होगा? वो हो गया था कॉस्टली, यानी रॉ मटेरियल जो हम दे रहे हैं वो सस्ता और जो हम चीजें खरीद रहे हैं वो महंगी। इसका मतलब है दोनों में नुकसान किसका है? केवल भारत का है। और इसी वजह से भारत का ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ ट्रेड के रास्ते सबसे ज्यादा। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें आ जाता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब सीधे सीधे होता है कि यहाँ पर जितने ब्रिटिश के लोग थे वो व्यापार किसी और कंट्री से करने ही नहीं देते थे। दैट दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी ट्रेड विद एनी कंट्री। दैट मीन्स नाउ कोई भी कंट्री जो थी वो बिना ब्रिटिशर्स की अनुमति के किसी भी भारत के किसी भी राजा से, भारत के किसी भी व्यक्ति से कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं। यानी पूरी तरीके से अंग्रेजों ने क्या कर दिया? वहां पर एकाधिकार कर लिया। दैट मीन्स विदाउट देयर परमिशन दे कैन नॉट डू एनी ट्रेड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो लोग हैं सारी वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, तो वी कैन सॉर्ट आउट दैट वन। इसके अलावा भी किसी और डिटेल्ड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज जो टॉपिक हमने किया वो किया इंडियन ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस के, यानी भारत स्वतंत्रता के समय पर उसका एग्रीकल्चर कैसा था, इंडस्ट्रियल कैसा था और उसका ट्रेड कैसा था, उस पर इफेक्ट हमने देखा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर वी विल डू दैट हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉसिबल for the demographic condition, for the infrastructure, for the electricity, for the manufacturing हो गया आपका कि मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी का किस तरीके से है या किस तरीके से आपका डेवलपमेंट होगा, लोगों की लाइफ के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला था, या जो भी हमारे पीपल थे उनकी लाइफ के अंदर एजुकेशन का क्या रोल होने वाला था, क्या एजुकेशन उस समय थी या नहीं थी, कितनी विमेन एजुकेटेड थी, कितने मेल एजुकेटेड थे और उनके बीच में डिफरेंसेस के क्या क्या कारण थे, आखिर अंग्रेज हमारी जनता के लिए क्या छोड़ के गए थे। वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। एंड आप लोग तो हैं